सर आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सभी लोग आ गए सर? हाँ सर, मैक्सिमम लोग आ गए। ओके। तो क्रांतिकारी वो लोग होते हैं जो सत्ता में या जो समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे कि एक थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने चाइल्ड मैरिजेस को एबॉलिश किया था। सॉरी, हाँ, चाइल्ड मैरिजेस को एबॉलिश किया था, सती प्रथा को एबॉलिश किया था, और उनके वजह से ही आज सती सिस्टम नहीं है, सती प्रथा नहीं। तो कहीं न कहीं उन्होंने समाज के अंदर एक चेंज लेकर आया। ऐसा ही अ, सावित्रीबाई फुले ने किया था, महात्मा फुले ने किया था। इन लोगों की वजह से आज गर्ल्स को एजुकेशन मिल पाता है। दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल शुरू किया था। तो ऐसे ही आपको अलग अलग लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में रिवोल्यूशन किया है। जैसे महात्मा ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया है। ये महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी की वजह से और बाकी के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों की वजह से, सभी की एकजुटता की वजह से इंडियन इंडिपेंडेंस आई है। तो वो लोग कुछ न कुछ परिवर्तन करके जाते हैं। इस रूब्रिक में कोई डाउट है? जैसे महात्मा गांधी ने एक बार एक बार जब दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर जब तक ये दंगे रुकेंगे नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सिर्फ उनका ये कहना ही था और सडनली पूरा का पूरा जो दंगे थे वो रुक गए। सभी लोग आत्मग्लानि में चले गए कि हमने मतलब महात्मा गांधी को तकलीफ दिया। दैट वाज हिज कैडर। इतना उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था लोगों के दिलो दिमाग पर। सिर्फ इतना कहने भर से पूरे के पूरे दंगे रुक गए। 24 घंटे में कहीं कोई कत्लेआम नहीं हुआ, कहीं कोई कुछ, और फिर लोगों ने आके आत्मसमर्पण भी कर दिया। तो ये जो ये जो चीज है, ये भी एक तरीके का रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन होता है। एक बार महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, फिर एक बार उन्होंने दांडी मार्च किया था, नमक नमक सत्याग्रह किया था। तो नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने नमक उठाया और उनके उनके बाद से नमक जो है वो मिलने लगा बाजार में। अदरवाइज ब्रिटिशर्स के अलावा कोई उसको बेच नहीं सकता था। फिर उसके बाद एक बार महात्मा गांधी ने क्या वो था, विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू किया था कि मतलब हमको बॉयकॉट करना है अब ब्रिटिशर्स के सभी सामानों का। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट चले। भगत सिंह ने अपनी बात सुनाने के लिए उन्होंने वहाँ लाहौर के उसमें सभा के अंदर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था ताकि उनकी बात को सुनी जा सके। फिर उन्होंने जाके जेल में भी सत्याग्रह किया था। तो ये सारे लोग रिवोल्यूशनिस्ट आते हैं, ये सारे लोग रिवोल्यूशनरी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से अलग अलग तरीकों से इन लोगों ने समाज के अंदर समाज के अंदर बदलाव लाया, समाज के अंदर परिवर्तन लाया और हमको एक बेहतर समाज दिया जहाँ पर हम जी सकते हैं, जहाँ पर हम फ्रीडम के साथ रह सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री तक को हम गाली दे सकते हैं। यहाँ तक फ्रीडम हमको मिली है, ये और किसी देश में नहीं। तो इतने सारे जो रिवोल्यूशंस हुए हैं, ये सब रिवोल्यूशनरी लोगों की वजह से ही हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन आते हैं रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरी हो गया या एनार्किस्ट हो गया, या ये जो अभी हम देखने वाले हैं रिबेलियन हो गया। तो इसमें एक मेडिसिन आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगी, दैट इज कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जो होता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहला तो ये बहुत ज्यादा अफेक्शनेट होता है, तो इसको समाज के अंदर अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को कुछ बुरा हो रहा है, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। साथ ही साथ इसके अंदर इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, किसी भी तरीके के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और क्योंकि वो किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते, साथ ही साथ किसी का दुख नहीं देख पाते, ये लोग रिवोल्ट कर देते हैं, ये लोग रिबेल कर देते हैं, ये लोग एनार्किस्ट बन जाते हैं। एक दूसरी रेमेडी जो सबसे ज्यादा इसमें आती है, दैट इज मर्क। कॉस्टिकम लेकिन कहीं ना कहीं क्या करता है,
कॉस्टिकम कभी भी अकेले फाइट नहीं करेगा। कॉस्टिकम क्या करता है, वो झुंड बनाएगा, लोगों को इकट्ठा करेगा और लोगों को बताएगा कि देखो ये सरकार ऐसे गलत गलत काम कर रही है, हम सबको इसके साथ हम सबको एक होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी ने किया, जैसे कि भगत सिंह ने किया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने किया, जैसे कि और भी जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों ने किया। लेकिन जो मर्क है, वो मर्क क्या करेगा, तोड़ फोड़ मचाएगा, खुद ही तोड़ेगा खुद ही फोड़ेगा। वो वो बिना कुछ सोचे समझे जाके भिड़ जाएगा। उसके लिए वो सिस्टम मायने नहीं रखता। सरकार फिल्म आप लोगों ने देखी है, अमिताभ बच्चन वाली सरकार? यस सर। उसमें सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है। वो चाय पीते वक्त और उसे कहते हैं कि मैं जो मुझे सही लगता है वो मैं करता हूँ, फिर चाहे वो समाज के खिलाफ हो, सरकार सिस्टम के खिलाफ हो, या खुद सरकार के खिलाफ हो, या कानून के खिलाफ हो। यस सर। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बताता है कि मर्क ऐसा होता है, वो किसी के भी खिलाफ हो, उसको जो करना है वो करता है। तो मर्क लोग या मर्क मर्क लैकेसिस ऐसे जो लोग होते हैं, ये ज्यादा करके एनार्किस्ट होते हैं। और कॉस्टिकम लगभग वो रिबेलियस होगा, रिवोल्यूशनिस्ट होगा, है ना, क्रांतिकारी होगा वो। तो नेक्स्ट जो रूब्रिक हमने देखा है, दैट इज रिबेलियस। रिबेल का मतलब होता है बगावत करना, किसी भी कारण की वजह से जो उसको ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को पालन ना करते हुए बागी हो जाना। बागी कौन होता है? कोई सैनिक होता है बागी, है ना। कोई सैनिक होता है जो बागी हो जाता है, वो अपने सिस्टम के खिलाफ, उसके साथ जो भी हो रहा है वो बगावत कर देता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको अपोज करता है वो। उसके साथ जो भी अन्याय हो रहा है या उस सिस्टम में जो भी अन्याय हो रहा है, उस सिस्टम को वो अपोज करता है, खड़ा होता है उसके खिलाफ, किसी अथॉरिटी के खिलाफ वो खड़ा होता है। जैसे कि मंगल पांडे के बारे में भी हम जानते हैं। आप लोगों को पता है मंगल पांडे की स्टोरी? यस सर। आप लोगों को पता होगा मंगल पांडे ने बगावत किया था। उनकी जो रेजिमेंट थी वहां पर यस। कोई एक कारतूस आया था जिसके अंदर ऐसी अफवाह थी कि इसके अंदर गाय का गाय भी की और सुअर की, दोनों की चर्बी इसके अंदर यस मिली सर। हुई है और उसको मुंह से निकालना पड़ता है, उसके बाद ही उसको फायर किया जा सकता है। जब इसको ये बात पता लगती है तो रिलीजियस ग्राउंड्स, है ना, ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स के बहुत ही कट्टर ब्राह्मण होता है उस वक्त, तो ये ऑन रिलीजियस ग्राउंड ये उससे बगावत कर देता है अपनी पलटन से। ये ना उसका जो फोर्स होता है उस फोर्स के खिलाफ ही ये बंदूक उठा लेता है और सब शूट करने लगता है। ठीक है, तो ये होता है रिबेलियस या बगावती। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा एक सिपाही ने कंप्लेन किया था खाने के मामले में कि इसमें खाना सही नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। दिस इज ऑल्सो रिबेलियस, बगावती। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट जो रूब्रिक आता है वो है कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन टू। कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन टू। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, और डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि हर बात का विरोध करना, जहां जरूरी नहीं है उसको भी विरोध करना। जैसे जैसे आप इस अगर इमेज को आप देखें तो वहां लिखा हुआ है नो फिशिंग, तो ये जानबूझकर वहीं पर फिशिंग करेंगे। कहीं पर लिखा हो यहाँ मत थूकिए, तो ये जानबूझकर वहीं पर थूकेंगे। अगर आप किसी से कहेंगे कि ये चीज इतने में मिलता है, ठीक है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं इतने में नहीं मिलता। उनको पता कुछ नहीं है, उनको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे नहीं इतने में नहीं मिलता। आप कहोगे ये मैंने ऐसे से ये काम किया, बोलते ये हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते सर ऐसा काम। स्लाइड नहीं दिख रही। सर स्लाइड नंबर 19 ले लीजिए।
सर स्लाइड नंबर 19 ले लीजिए नसीब सर। तो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी के द्वारा बोले गए किसी भी बात का विरोध करना, उसके विपरीत कहना। अगर उसने हाँ बोला तो आप ना कहिए, अगर उसने कहा कि दिन है तो आप कहिए रात है, अगर उसने कहा कि रात है तो आप कहिए दिन है। तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट जो रूब्रिक है दैट इज प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है विरोध करना, अपोज करना। अपोज क्यों कर रहे हैं आप? अपोज आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शंस हैं और आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे हैं बिल्कुल एकदम नियम के तहत। अगेन देखिए इसके अंदर कौन सी मेडिसिन है। इसके अंदर है कॉस्टिकम, इसके अंदर है मर्क। ये सब लोगों को इनजस्टिस सपोर्ट नहीं होता है। सीपिया, इन सब लोगों को इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता है। ये सब लोग सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं या कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे अभी सीएए और एनआरसी का हुआ था। जैसे पिछले साल लोकपाल बिल के लिए यानी पिछले साल यानी 2014 से पहले लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। जैसे अभी निर्भया का जो ये हुआ था, गैंगरेप हुआ था, उसके खिलाफ लोग खड़े हुए थे और लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर प्ले कार्ड दिखाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कई सारे प्रोटेस्ट बहुत साइलेंट होते हैं। जैसे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने गए और अगर उनको प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को तो ब्लैक पट्टी बांध देते हैं। कई सारे लोग जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको काला कपड़ा दिखाते हैं या उनके सामने प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं। अभी रिसेंटली शायद रशिया में या इटली की बात है, वहां पर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था। जब उनके प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए आए थे तो ये लोग मतलब उनके सामने ही पीठ मोड़कर खड़े हो जाते हैं, यानी उन्होंने मुंह घुमा लिया उनकी तरफ से। ये भी एक तरीके का प्रोटेस्ट है, ये जताने के लिए कि वी आर नॉट हैप्पी विथ योर डिसीजंस, वी आर नॉट हैप्पी विथ, वी हैव सम ऑब्जेक्शंस ऑन योर विजिट या ऑन योर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, एक जायज विरोध करना। कोई डाउट है इसमें? रिबेलियस भी यही है, लेकिन रिबेलियस में आप जायज नाजायज नहीं देखते हैं। आप रिबेल का मतलब होता है कि जब आप किसी अथॉरिटी के खिलाफ आता है बगावती में। प्रोटेस्ट इज फॉर कॉमन पीपल, कोई भी कॉमन पीपल, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूँ। वो रिबेलियन में नहीं आता। रिबेल में वो तहस नहस कर देता है। बगाव प्रोटेस्ट तो साइलेंट भी होता है और चुपचाप जाके कहीं सड़क किनारे बैठ जाए वो भी एक प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, और रिबेल में वो सब तोड़ फोड़ करता है, सब चीजों को तहस नहस कर देता है, मतलब हम नहीं आएंगे साथ में। ठीक है, इसमें जितने भी ये रूब्रिक्स अभी हमने देखे हैं, जैसे एनार्किस्ट, फिर रिवॉल्यूशनरी, रिबेलियन, फिर ये अभी क्या देखा था हमने, प्रोटेस्टिंग, ये सब कुछ एनार्की के अंडर में ही आते हैं। लेकिन एनार्की के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। मतलब
कैसे वो अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, सरकार के खिलाफ या उनके ऊपर जो भी प्रभाव है, उस प्रभाव के खिलाफ कैसे वो लड़ रहे हैं। लास्ट जो रूब्रिक आता है दैट इज पॉलिटिक्स एबिलिटी फॉर। कंप्लीट रिपोर्टरी में आप अगर देखो तो आपको ये रूब्रिक मिलेगा पॉलिटिकल, ये रूब्रिक होगा पॉलिटिकल। सिंथेसिस में ये रूब्रिक है पॉलिटिक्स एबिलिटी फॉर। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीति करना, सियासत करना, है ना, पॉलिटिक्स करना। किसी भी गवर्नेंस के मुद्दे पर, किसी डिबेट में या कुछ भी ऐसे राजनीति के विषय पर जिससे कि राज किया जा सके, ऐसी नीतियों पर बहस करना। तो पॉलिटिक्स एबिलिटी फॉर का मतलब होता है जो लोग सामने वाले व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। जब चुनाव में कोई व्यक्ति आता है हमारे यहाँ चुनाव वोट मांगने, तो बेसिकली वो क्या करता है? वो जी हुजूरी करके या अपने काम दिखा करके या मीठी मीठी बातें करके वो हमको हमारे वश में कर लेता है, और जिससे भी हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं हम उसको वोट कर देते हैं। तो पॉलिटिक्स एबिलिटी ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, जो और साथ ही साथ वो राजनीति करने में सक्षम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये एक छोटा एग्जांपल है जो डायरेक्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन पॉलिटिकल है। यानी कैसे बात को घुमा फिरा करके अपनी बात मनवा ली जाए या सामने वाले से दीजिए ना एक चॉकलेट खाइए, फिर आप कहते हो नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो कहता है नहीं नहीं, जोर देकर वो आपसे कहता है कि नहीं नहीं आपको खाना ही है, खाइए खाइए। और जब आप उसका एक चॉकलेट थोड़ा सा खा लेते हो तो वो कहता है देखो मैंने अपना चॉकलेट दिया ना आपको, अब मुझे आप अपना आइसक्रीम दो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो बच्चा है ना ये पॉलिटिकल है। यानी इसने गेम खेलकर, इसने पॉलिटिक्स करके आपसे आपकी आइसक्रीम भी ले ली। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। और ये मेडिसिन है चॉकलेट। चॉकलेट जो मेडिसिन है चॉकलेट से ही बनती है। और ये बच्चे भी बहुत ही स्वीट, बहुत ही मीठे किस्म के होते हैं जिन जो कि आपको ऐसा लगेगा कि कितना अफेक्शनेट प्यारा सा बच्चा है ये। इसके जैसे ही बिल्कुल फॉस्फोरस होते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे, स्वीट स्वीट बातें करेंगे, देखने में भी बहुत ही क्यूट क्यूट से होंगे। तो इनकी बातों में कोई भी आसानी से झांसे में आ जाता है। ये एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को पॉलिटिक्स का? सर जी सर एग्जाम्पल आधा सुन नहीं पा रहा था, मतलब पहले आवाज ही नहीं आ रही थी, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। ये मैंने एग्जाम्पल ये दिया था कि एक छोटा बच्चा है जो आपके पास आता है, आप आइसक्रीम खा रही हैं, आपके पास आता है और वो अपना चॉकलेट आपको ऑफर कर रहा है कि दीदी ये चॉकलेट आप लीजिए। आप मना करती हैं लेकिन वो फिर भी बोलता है कि नहीं दीदी आपको तो खाना ही पड़ेगा। फिर आप जब उसके फोर्स में आके या उसके बहकावे में आके आप थोड़ा सा चॉकलेट खा लेती हैं, तब वो आपसे कहता है अब मैंने आपको अपना चॉकलेट खिलाया ना, आप अपना आइसक्रीम दो ना मुझे, अब आपको भी देना चाहिए अपना आइसक्रीम मुझे। ठीक है, ये पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिक्स है। ये उसने पॉलिटिक्स खेल के आपकी आइसक्रीम अपने नाम कर ली या अपने अपने लिए उसने मांग ली आपसे। समझे आप? अभी एग्जांपल समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है बाइटिंग, सॉरी बेगिंग। बेगिंग एंड ट्रीटिंग। बेगिंग का मतलब होता है कि भीख मांगना, किसी से विनती करना, याचना करना, चाहे भावनात्मक रूप से, चाहे कुछ न कुछ ऐसा जताते हुए जिससे कि आपको उसके ऊपर दया आ जाए। एकदम विनम्रता पूर्वक कोई चीज मांगना। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो हाथ जोड़कर आपसे, आपके सामने वो रो रहा है एकदम घुटनों पर बैठकर।
तो इससे क्या होता है कि आपके मन में एक दया का भाव आता है। तो बेगिंग, कोई आके आपसे पैसे नहीं मांगता बेगिंग में। बेगिंग में वो आपसे क्या करता है, आपसे आपसे वो विनती करता है, आपसे वो याचना करता है, आपसे वो कुछ आपसे वो, क्योंकि आप डॉक्टर हो तो आपसे वो हेल्थ ही मांगेगा वो। जैसे मेरा एक केस है जिसमें पेशेंट से जब मैंने कहा कि बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो पहले तो वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हुई। मैंने उससे जब पूछा कि क्या टेंशन था आपको, क्या स्ट्रेस था, तो बहुत ही गुस्सा हो गई। और फिर गुस्सा होने के बाद बड़बड़ करने के बाद थोड़ी देर बाद अचानक से बोलती है, प्लीज डॉक्टर प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे अच्छा कर दो। तो ये जो बार बार प्लीज करना है, बार बार हाथ जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर एक इमोशनल अपील होती है कि मुझे आप अच्छा कर दीजिए, यही होता है। इसी को कहा जाता है गिड़गिड़ाना, या इसी को कहा जाता है भीख मांगना, या इसी को कहा जाता है बेगिंग एंड ट्रीटिंग। कोई डाउट है इस रूब्रिक में? पेशेंट के वर्जन्स बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं। कोई आपसे कहेगा मुझे डॉक्टर प्लीज मुझे इस दर्द से छुटकारा दे दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये भी बेगिंग है। और आप डॉक्टर आप सब कुछ कर सकते हैं, प्लीज आप मुझे देखिए, आप मेरे पास ध्यान दीजिए, आप कुछ करिए, आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं, आप ना मेरा, आप सब कुछ ले लो लेकिन प्लीज मुझे ठीक कर दो, ये भी बेगिंग। ठीक है, तो बेगिंग के और भी बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, वर्जन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो हाथ जोड़ना और उसका जो पूरा एटीट्यूड होगा आपसे बात करते वक्त, उसका हाथ जुड़ा हुआ होगा, उसकी आवाज में एक विनम्रता होगी। कोई आपसे अगर विनम्रता की बजाय अगर कठोरता से कह रहा है डॉक्टर, तो करना ही पड़ेगा, तो ये डिक्टेटोरियल है, टॉक्स डिक्टेटोरियल है ना, ये डिक्टेटोरियल हो गया। बात वही है, मांग दोनों ही वही चीज रहे हैं, लेकिन एक जगह पर विनम्रता है और एक जगह पर कठोरता है, एक जगह पर पावर का, फोर्स का यूज है, और एक जगह पर भावनात्मक अपील होती है आपसे। बेगिंग का मीनिंग समझ में आया आपको? यस सर। एक अलग रूब्रिक है बेलोइंग। कभी आपने किसी भैंस को या किसी गाय को चिल्लाते हुए या चिंगाड़ते हुए सुना है आप लोगों ने? तो जब कोई बैल, जब कोई गाय, जब कोई भैंस जब जोर से आवाज निकालता है, चाहे उसको भूख लगी हो इसलिए, चाहे जब वो दर्द में हो उसलिए, चाहे वो कभी गुस्से में हो इसलिए, तो वो जो उसका जोर से चिंगाड़ना होता है, उसी को कहा जाता है बेलोइंग। उस आवाज को सुनकर, अब कोई आपके सामने आएगा तो कोई गाय भैंस बैल तो लेकर नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट जब दर्द में होगा, जब वो किसी गुस्से में होगा, या जब वो किसी क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल डिजीज के अंदर होगा, जब वो किसी दुख या दर्द में होगा, या हो सकता है वो किसी ग्रीफ में हो, तो उस वक्त वो जोर जोर से चिंघाड़ता होगा। चाहे गुस्से में चिंघाड़े, चाहे दर्द से चिंघाड़े, चाहे वो दुख में चिंघाड़े, चाहे वो किसी और अन्य कारण से चिंघाड़ता हो। तो बेलोइंग का मतलब होता है चिंघाड़ना। आप लोगों ने सुना होगा ना कैसे गाय भैंस कैसे चिल्लाते हैं भूख से, या कभी ऐसे दर्द वगैरह में। तो पेशेंट में कैसे मिलेगा? पेशेंट की आवाज बिल्कुल गाय भैंस जैसी ही लगेगी उसको, जब वो बोलते हैं। ठीक है, सपोज सपोज कोई पेशेंट अगर गुस्से में है, तो वो उसकी आवाज वैसी आपको सुनकर ही ऐसा लगेगा कि यार ये तो गाय की तरह बोल रहा है, या ये भैंस की तरह चिल्ला रहा है। ठीक है, गुस्से में कोई ऐसे भी बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं अपने गुस्से को, समझिए आप। इसमें और भी बहुत सारे के तरीके हैं। एक रूब्रिक अभी आएगा ग्रंटिंग। ग्रंटिंग में उस पेशेंट की आवाज है ना सुअर की तरह हो जाएगी, पिग की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो कई सारे लोग अपने जो गुस्सा है या उसका जो दर्द है उसको एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी में करते हैं।
कोई डाउट है यहाँ तक? आप अगर देखो तो बेलोइंग में एक रेमेडी है क्यूप्रम। क्यूप्रम कब बेलो करेगा? जब उसको कन्वर्जन आने वाले होते हैं, जब उसको फिट्स आने वाले होते हैं। ठीक है, तो फिट्स आने से पहले वो जोर जोर से या गाय की तरह, जैसे भी गाय भैंस जैसे भी चिल्लाती होंगी उस तरीके की आवाज निकालेगा। ठीक है, कुछ ऐसे एक रेमेडी है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम जब एकदम पैनिक की स्टेट में आ जाए, है ना, स्ट्रेमोनियम जब एकदम पैनिक या एकदम टेरर वाली स्टेट में आ जाए तो वो भी बेलो कर सकता है, वो भी बेलोइंग की आवाज निकाल सकता है वो। देखो एक रूब्रिक है, डिलीरियम बेलोज लाइक अ काफ। काफ क्या होता है? गाय का या भैंस का जो छोटा बच्चा होता है उसको काफ कहा जाता है। डिलीरियम बेलोज लाइक अ काफ, तो जब ये डिलीरियम में हो उस वक्त भी ये गाय के छोटे बच्चे की तरह चिल्ला सकता है, चिंगाड़ सकता है। अगेन मेडिसिन इज क्यूप्रम। ठीक है, नेक्स्ट रूब्रिक देखते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है बाइटिंग। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। बाइटिंग का जैसे कि आप मतलब तो जानते ही हैं। बाइटिंग का मतलब क्या है? काटना, अपने दांतों से काटना। अब ये काटना गुस्से में हो सकता है, डिलीरियम के दौरान हो सकता है। तो जैसे अगर कोई गुस्से में अगर किसी को काट ले रहा है या खुद का हाथ अगर वो काट ले रहा है तो वो रेमेडी आती है ओपियम। अगर कोई बच्चा है जो गुस्से में किसी को काट लेता है तो मेडिसिन आती है टेरेंटुला, हायोसैमस, लैकेसिस। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग तरीके का। हायोसैमस क्या होगा? अगर कोई बच्चा है जिसको काटने की हैबिट है तो हायोसैमस क्यों काटेगा किसी को? हायोसैमस इसलिए काटेगा क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, तो वो काट के आपका अटेंशन सीख करना चाहता है। लेकेसिस गुस्से की वजह से काटता है, आप आपसे बदला लेना चाहता है या आपको वो हर्ट करना चाहता है। ओपियम, ओपियम अगर काटता भी है तो वो अपने हाथ को काटता है। टेरेंटुला, टेरेंटुला टेरेंटुला भी गुस्से की वजह से काटता है, लेकिन साथ ही साथ टेरेंटुला के अंदर आपको बहुत ज्यादा हाइपर एनर्जी, हाइपर डिस्ट्रक्टिबिलिटी दिखाई देती है। फिर बाइटिंग कन्वर्जन्स के दौरान अगेन टेरेंटुला और क्यूप्रम, ये लोग जब कन्वर्जन आता है उस वक्त बाइट करने लगते हैं। स्ट्रेमोनियम जब वो डिलीरियम में जाता है तब वो बाइट करने लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बाइटिंग करते हैं जब उनको दांत आना शुरू हो जाता है। जब दांत आना शुरू होता है तो वो काटने लगते हैं, हर चीज को काटेंगे। किसी की उंगली को काट लेंगे, कोई सामान पड़ा है तो उसको भी बाइट करते रहेंगे, उसको च्यू करते रहेंगे। मेडिसिन अगेन आप जानते हैं डेंटिशन के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है कैमोमिला। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलेका। तो कैमोमिला बहुत ज्यादा इंडिकेटेड होता है डेंटिशन के दौरान। फिर ये बाइटिंग बच्चों में दिख सकता है, कार्सिनोसिन के अंदर दिख सकता है, लेकिन कार्सिनोसिन क्या करेगा? बहुत ही जेंटली, धीरे से काटेगा। अगर वो काटेगा भी तो बहुत धीरे से काटेगा। एक मेडिसिन है इलैप्स। इलैप्स अगर काटता है तो वो जब कोई सोया रहेगा तो उस वक्त जाकर वो काटेगा। खुद को अगर कोई काट रहा है तो उसकी मेडिसिन हो सकती है अगैरिकस या ऑरम ट्रिफ्लम। ठीक है,
तो ऐसे आपको कितने सारे आपको इसमें क्या कहते हैं वैरायटी मिल जाते हैं बाइटिंग में। तो बेसिकली बाइटिंग का मतलब होता है किसी को दांत काटना। नेक्स्ट जो रूब्रिक है दैट इज बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है हर किसी से उधार लेते रहना। आपको ऐसे कोई ना कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई फ्रेंड ऐसा आपको पता ही होगा जो हर थोड़े दिन पे आएगा और आपसे कुछ न कुछ मांग कर ले जाएगा, चाहे आपके कपड़े ले जाए, चाहे आपके शूज ले जाए, चाहे आपके कोई बुक्स ले जाए, चाहे आपसे पैसे मांग कर ले जाए। तो मेरे परिचित में हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ एक जन थे पहले, तो उनकी ऐसी आदत थी कि वो जब भी मुझसे मिलते थे तो कुछ न कुछ मांगते थे, कभी वापस नहीं करते, लेकिन वो उनकी मांगने की आदत थी। तो ये क्या होता है, उधार मांगते हैं वो कि हम आपको वापस कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती उधार की, लेकिन फिर भी वो आपसे उधार मांगेंगे, आपको दे देंगे बाद में वापस, आपको वापस कर देंगे आपके पैसे या बुक्स या कपड़े जो भी ले गए उसको वापस करेंगे, वो अच्छे से वापस करेंगे। लेकिन उनकी वो एक टेंडेंसी होती है, इररेजिस्टिबल टेंडेंसी होती है, जहां पर वो उधार मांगने की उनकी प्रवृत्ति बन जाती है, उनकी आदत बन जाती है। इस रूब्रिक में कोई डाउट है? हेलो नेक्स्ट। हाँ, सर, अगर जो उधार लेके वापस कर दे और जो वापस ना दे तो उन दोनों रूब्रिक्स में भी कोई डिफरेंस आएगा? वो बेसिकली उसके इंटेंट पर डिपेंड करता है ना। अगर सपोज करो वो आपका कुछ नुकसान करना चाहता है उधार लेकर, तो ऐसा? मलिशियस रूब्रिक आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी आदत ये है उधार लेने की, वो उसको आपको आपको देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन उसकी आदत बन चुकी है, उसको जरूरत नहीं फिर भी उधार मांग रहा है, तब ये रूब्रिक आ जाएगा, बोरोइंग ऑफ एवरीवन। यस। कोई भी रूब्रिक जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसके पीछे का इंटेंट जानना चाहिए, उसके पीछे का कंटेक्स्ट जानना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है। खास करके माइंड रूब्रिक्स में जिस भी इंटेंशन से वो काम कर रहा है, वो इंटेंशन के कारण उसका जो रूब्रिक होगा वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है। ठीक है ना। अभी एक रूब्रिक है बुलिमिया। बुलिमिया एक तरीके का एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर व्यक्ति खाने का बहुत शौकीन है, बहुत सारा चीज खाएगा, लेकिन फिर क्या करेगा, उसको जाके वो वॉमिट कर देगा, या तो वो कुछ ऐसा मेडिसिन खाएगा जिससे कि उसको लूज मोशन होने लगे। यानी ऐसे लोगों को, खास करके जो मॉडल्स वगैरह होती हैं, ऐसे लोगों को ये लगता है कि ये मोटे ना हो जाएं या कहीं इनकी बॉडी डिसफिगर्ड ना हो जाए, इसलिए खाने का टेस्ट भी ले लिया और उसको जाके वॉमिट कर दिया या उसको डायरिया करवा के उसको निकाल दिया, जिससे कि उनको उनका वजन ना बढ़ने पाए। तो बेसिकली बुलिमिया एक तरीके का डिसऑर्डर है जहां पर वो खाना खाते भी हैं और फिर उसको वॉमिट करके निकाल देते हैं। इसका पूरा रूब्रिक है बुलिमिया नर्वोसा, या कई जगह पे एनोरेक्सिया नर्वोसा भी लिखा जाता है इसको। कोई डाउट है यहाँ तक? सर प्रेग्नेंट फीमेल में ज्यादा मिलता है शायद। प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं, ज्यादातर ऐसे लोगों में मिलता है जो बहुत ही फिगर कॉन्शियस होते हैं। हेलो। हाँ, तो सर ये जो बुलिमा वाला जो रूब्रिक है, तो सर इसमें ये लोग खुद ही मतलब मेंटली इस हिसाब से कर देते हैं कि डायरिया वॉमिट हुआ है, या फिर कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं कि ताकि वो निकाल सकें उसको? क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो रूब्रिक है, तो इसमें वो मेंटल सोच के ही मतलब वैसे तो कि कोई ना कोई दवाई लेके तब वॉमिटिंग या डायरिया करवाते हैं खुद को, या वैसे ही सोच के ही? नहीं, सेल्फ इंड्यूस करके, जैसे अगर वॉमिटिंग करना है तो मुंह में उंगली डालकर भी वॉमिटिंग की जा सकती अच्छा सर। है ना। लेकिन अगर उनको डायरिया प्रोड्यूस करवाना है तो कोई मेडिसिन लेंगे।
अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि एनोरेक्सिया अलग है। यस सर, मैंने पूछा था। हाँ, तो एनोरेक्सिया बिल्कुल अलग है। इट वाज माय मिस्टेक। इट इज नॉट बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट इज ओनली बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में उसको भूख नहीं लगती, और बुलिमिया में बहुत खाते पीते हैं लेकिन फिर जाके उसको निकाल देते हैं। ये दोनों दो रूब्रिक हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा अलग है, बुलिमिया नर्वोसा अलग है। ओके, नेक्स्ट रूब्रिक है नेक्स्ट रूब्रिक है बुयांसी। बुयांसी का मतलब होता है कि किसी भी घाव, किसी भी शॉक से या किसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस से, किसी भी डिप्रेशन से बहुत ही जल्द उबर जाना। यानी किसी भी तरीके का अगर लाइफ में कोई सेटबैक आया है तो उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाना, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बुयांसी को जनरली ऐसे भी देखा जाता है कि ये लोग किसी भी तरीके से सत्ता से जुड़े नहीं होते। तो ऐसे लोग अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता वो रिलेशनशिप टूटे या रहे। ठीक है, ये जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रहा है। एक बर्फ का पानी, एक बर्फ का बड़ा सा पहाड़ है जो पानी में तैर रहा है, लेकिन जमीन से उसका कोई जुड़ाव नहीं है। तो ऐसे ही बुयांसी का किसी भी चीज से कोई ज्यादा देर तक जुड़ाव नहीं रहता, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई दुख हो, चाहे वो कोई डिप्रेशन वाली बात हो। ये लोग बहुत ही जल्द उससे उबर जाते हैं। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है दैट इज फ्लोरिक एसिड। इनफैक्ट फ्लोरिक एसिड बुयांसी को इतना बढ़िया रिप्रेजेंट करता है कि लोग बुयांसी रूब्रिक को फ्लोरिक एसिड से ही जानते हैं कि फ्लोरिक एसिड मतलब बुयांसी, बुयांसी मतलब फ्लोरिक एसिड। दूसरी जो मेडिसिन बहुत इसके अंदर काम में आती है दैट इज, या इसके अंदर जो आती है दैट इज नक्स वोमिका। ठीक है, बुयांसी में जो दो मेडिसिन जो सबसे प्रोमिनेंट है दैट इज फ्लोरिक एसिड और नक्स वोमिका। लेकिन फ्लोरिक एसिड में एक टेंडेंसी आपको दिखाई देगी कि जो फ्लोरिक एसिड के लोग होते हैं, ये लोग हमेशा जो भी चीज खरीदेंगे बहुत ही ब्रांडेड खरीदते हैं, बहुत ही ब्रांडेड खरीदेंगे, चाहे इनकी घड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, ब्रांडेड एकदम लैविश। जैसे कि आप फिल्मों का एक कैरेक्टर है जेम्स बॉन्ड, अगर आप जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को अगर आप याद रखें तो वो कहीं ना कहीं फ्लोरिक एसिड कैरेक्टर की तरफ मैच करता है। इतने सारे रिलेशनशिप, जहां भी जाएगा वहां सबके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, लेकिन किसी कोई डाउट है इस रूब्रिक तक? जो जो बिपाशा बसु का जो हस्बैंड है ना, उसको भी फ्लोरिक एसिड बताया है। कौन है उसका हस्बैंड? नाम करण है उसका। वो जो चार हाँ हाँ शादी। हाँ, फर्स्ट हाँ, फर्स्ट पहला उसकी वाला जो 3 था, में। हाँ यस सर। नहीं, फर्स्ट हस्बैंड, नहीं, ये जो अभी सेकंड का उसका हस्बैंड। हस्बैंड थे, हस्बैंड तो उसका वाइफ एक ही है चेंज ना, वो तो करता रहता पहले है। अफेयर था। अच्छा अच्छा करण अच्छा, सिंह शायद। ग्रोवर। अच्छा, ग्रोवर, हाँ। इसकी थर्ड वाइफ है ना शायद ये। हाँ, उसकी थर्ड वाइफ है। एग्जैक्टली, हो सकता है, करण सिंह ग्रोवर, करेक्ट। तो आज का यही स्टॉप करते हैं, बाकी का कल करते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। आज हमने कितने रूब्रिक्स किए? ऑलमोस्ट एक। कोई डाउट है आप लोगों को, किसी तरह के कोई सवाल है? किसमें किसमें नक्सोमिका किसमें? बुयांसी में।